Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 11 that will be the last part of our chapter the agriculture. देखिए हमने सब इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जितने भी ग्रेन्स थे वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट, सबके बारे में अपने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ लिया है. नाउ अब बात आएगी जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. रिफॉर्म्स क्या होते हैं? रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव. हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर आज भी इतनी बड़ी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसमें इंडल्ज है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया की रोजगार दे रही है, फिर भी बहुत पिछड़ी हुई है, फिर भी बहुत पीछे है. तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है ना, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है, किसान करते रहते हैं, हमें भी करने चाहिए, है ना, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो आगे जाए. तो कुछ रिफॉर्म जिनकी बात की गई है तो उसमें फर्स्ट आता है कलेक्टिवाइजेशन. कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कि नाम में दिख रहा है कलेक्ट. कलेक्ट का मतलब ये है, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की क्या है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और जो खेत हैं उसके साइज छोटे होते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल पहले ऐसा नहीं था. मेरे पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है ना, फॉर एग्जांपल 50 बीघा है ना, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है. 50 बीघा ज़मीन है किसी पर्सन के पास, एक के पास, उसके 5 बेटे हैं, है ना, उसकी डेथ होती है तो सब 10-10 बीघा बांट लेते हैं. ठीक है, चलिए लैंड का साइज छोटा हो गया, अभी भी ठीक है 10 बीघा. उसके बाद एक के फिर 5 बच्चे हैं, फिर वो 10 बीघा, अगर उसकी डेथ होती है तो 2-2 बीघा में बढ़ जाता है. तो ऐसे करते करते आज़ादी के 70 साल में, 75 साल में हमने क्या करा, हमारी जो लैंड थी, लैंड होल्डिंग्स थी, एग्रीकल्चर लैंड थे, उनका साइज़ हम छोटे करते गए, है ना. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये बोलती गई अब कलेक्टिवाइजेशन करिए. कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि जो रशिया में हुआ, चाइना में होता है ना. उसमें क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा था, खासकर रशिया में, रशियन रेवोल्यूशन में कलेक्टिवाइजेशन वर्ड. इसमें क्या होता था कि अगर जैसे मान लीजिए किसी की डेथ होती है और 50 बीघा, जो मैंने एग्जांपल दिया था, 50 बीघा किसी पर्सन के पास है, उसकी डेथ होती है, उसके 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे 10-10 बीघा उसको ना बांटें और कलेक्टिवली फार्मिंग कर लें, यानी कि उस 50 बीघा पे फसल उगाएं और जो भी पैसा आए, मान लीजिए साल में अगर वो 10 लाख कमाते हैं, अब उसको बांट लें, है ना. पैसा बांटना आसान है, ज़मीन बांटना मुश्किल. तो कलेक्टिवाइजेशन इसको बोलते हैं कि लैंड होल्डिंग्स के साइज छोटे ना होते जाएं, इसकी वजह से हम अपने लैंड्स को कलेक्ट कर लें, है ना. उल्टा आप इसका इंतजार क्यों करें कि बंटवारा हो. मैं तो कहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 3 बीघा है, तो ये लोग साथ आ जाएं, 5 बीघा पे एक साथ खेती कर लें. एक साथ खेती करेंगे, खर्चा कम होता है, प्रोड्यूस ज़्यादा होता है. तो कलेक्टिवाइजेशन एक रिफॉर्म है जो आना चाहिए. सेकेंड है, इसके बाद आपके कलेक्टिवाइजेशन के बाद आते हैं, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम रेवोल्यूशन चलाए हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन चले थे क्रॉप्स के लिए, ठीक है, जिसमें MS स्वामीनाथन ने चलाया था. ये क्लास 9 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का यूज़ फार्मर्स तक पहुंचाया. और इसके अच्छे परिणाम क्या हुए कि आज वीट और राइस जैसे हम क्रॉप्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए. हम उन्हें अच्छी मात्रा में उगाते हैं, इंडिया में इतना उगाते हैं कि खुद भी खा लेते हैं, अपनी पॉपुलेशन का भी पेट भरते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी बेचते हैं दूसरे देशों में. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था. इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एक और रिफॉर्म आया था, दैट इज वाइट रेवोल्यूशन. वर्गीस क्विरियन इसको लाए थे, ठीक है, और ये आया था आपके मिल्क के लिए, ठीक है. और मिल्क, दूध के लिए आया था कि है ना, कैसे भारत में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े. और इसमें भी आज यही है कि इंडिया अराउंड फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है जब मिल्क प्रोडक्शन की बात आती है वर्ल्ड में, ठीक है. जिसमें गुजरात की जितनी भी कोऑपरेटिव्स हैं, अमूल, सरस, है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया और आज पूरे भारत में फेमस है, हम लोग जानते हैं, ठीक है. तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे. इसके बाद गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस देने लगी. क्रॉप इंश्योरेंस मतलब कि देखिए हर फार्मर अनसर्टेन है. फॉर एग्जांपल एक फार्मर राइस और वीट की खेती करता है, तो फॉर एग्जांपल राइस की करता है, तो राइस को पानी चाहिए, बारिश चाहिए. अब फॉर एग्जांपल किसी मानसून सीजन में बारिश पड़े ही ना के बराबर पड़े, या किसी में ज़्यादा पड़ जाए, बर्फ़ पड़ जाए, ओले पड़ जाएं, तो ऐसे केस में उसकी फसल ख़राब होने का डर रहता है. तो फार्मर के माइंड से डर हटाने के लिए गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस देती है फ्लड से. फ्लड मतलब बाढ़, और ड्रॉट के अगेंस्ट. ड्रॉट मतलब सूखा, ठीक है. अगर ये केसेस होते हैं या कोई और क्लाइमेटिक चेंज आता है ज़्यादा,
तो उस केस में अगर आपकी फसल ख़राब हो जाती है तो आपका जो पैसा डूबा था वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, ठीक है। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस, इससे क्या होता है, फार्मर के माइंड में ये रहता है कि हाँ मेरा पैसा कहीं जाएगा ही नहीं, अगर फसल अच्छी रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर डूब भी गई किसी कारण से तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसको क्लेम दे देगी, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बैंक्स, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बैंक सेटअप किए हैं। ICICI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो हम शहरों में देखते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रूरल एरिया में है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्हें हम कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से जानते हैं। ये पूरा एग्रीकल्चर क्रेडिट को देखते हैं, किसानों को कैसे लोन दिया जाए। इसके बाद रूरल बैंक्स हैं, और जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, स्टेट बैंक, ICICI, जो गांव में खुले हुए हैं, रूरल एरिया में खुले हुए हैं, जिसमें किसान सस्ता कर्ज ले सकता है, या हम सस्ता ना बोलें, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा जो मनी लेंडर्स के समय पे होता था। मनी लेंडर क्या करता था, लोन तो दे देता था लेकिन उस पर भारी ब्याज इंटरेस्ट लगाता था, है ना, और फार्मर से पूरे टाइम अपने खेत में मजदूरी करवाता था उस 20-50 हज़ार रुपये के चक्कर में। ऐसा बैंक कभी नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को इनिशिएट किया, है ना, इम्प्रूवमेंट किया अपने बैंकिंग सिस्टम में कि गाँव में भी बैंक्स की ब्रांच हों और किसानों की पहुँच हो बैंक्स तक। इसी बैंक से एक और हम जोड़ देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड आए। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को इशू होते हैं, जो फार्मर्स हैं, बहुत सस्ता लोन फार्मर्स को मिलता है, लगभग इंटरेस्ट ना के बराबर लगता है इसके ऊपर। हालांकि शॉर्ट टर्म लोन है, ऐसा नहीं है कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड से लाखों करोड़ों का लोन मिल जाएगा, हज़ारों में लोन मिलता है। लेकिन बात यह है कि फार्मर के लिए तो वही बहुत है, क्योंकि उसको खरीदना क्या है, बीज खरीदना है, पेस्टिसाइड्स खरीदना है, तो वो छोटे फार्मर को ये सहूलियत हो जाती है कि वो अपने रूरल एरिया से, अपने गांव में, अपने घर के पास ही एक बैंक होगा, वहाँ पे जाएगा, इस कार्ड को इशू करवा लेगा कोई भी किसान, है ना, और सस्ता चीप क्रेडिट एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब बीज डालने होते हैं तब ये जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे इरीगेशन के, किसी को पंप लगवाना है, किसी को बीज लाने हैं, किसी को फर्टिलाइजर्स लाने हैं, पेस्टिसाइड्स लाने हैं, तो ये छोटे मोटे खर्चे इस किसान क्रेडिट कार्ड से पूरे हो जाते हैं, ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो और भी हैं, जैसे लिख सकते हैं आप, 6 तो हो गए। वेदर फॉरकास्ट, है ना, गवर्नमेंट ने DD किसान नाम का एक चैनल चलाया है, और रेडियोज़ वगैरह पे भी आकाशवाणी होती रहती है कि मतलब इतनी ज़्यादा सुविधाएं आजकल आ गई हैं, आज से 10-20 साल पहले जो नहीं थी। मोबाइल फ़ोन से हम लोगों के पास, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो इसमें हमें ये पता लग जाता है कि कल कोटा में कैसा मानसून रहेगा। हालांकि है तो भविष्यवाणी, फॉरकास्ट ही है, गलत सही तो बात की बात है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप सावधान तो रह सकते हैं कि जैसे कल कोटा में फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ बारिश होगी, है ना, या बिल्कुल नहीं होगी, तो ऐसे करते पता लग जाता है किसान को, फार्मर को, तो वह एटलीस्ट थोड़ा सावधानी पहले रख लेता है ना, कि हाँ मुझे कल के लिए ये तैयारियां करके रखनी है। तो DD किसान चैनल भी गवर्नमेंट ने इसलिए लाया ताकि फार्मर्स को एजुकेशन दी जाए, है ना, कि उन्हें कैसे काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर सकें। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लाती रहती है ताकि किसानों का फ़ायदा हो, अनाज पूरे देश को अच्छे से मिले। चलिए, ये तो बात हुई रिफॉर्म्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे इसमें बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, एक नैरो हो जाना। नैरो मतलब कि उसकी बाउंड्रीज खत्म हो जाना। अब एक ग्लोब की बाउंड्रीज है, 2 कंट्रीज के बीच की बाउंड्रीज खत्म कैसे होती हैं? जैसे आज इंडिया अमेरिका है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, तो बाउंड्रीज तो हमेशा रहेंगी, हमें समुद्र पार करके वहाँ जाना पड़ेगा, वीज़ा, पासपोर्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फिर ग्लोबलाइजेशन में हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि बाउंड्रीज खत्म हो गई? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि 2 देशों की दूरी को कम कर देना। अब बात यह है कि इसको आप कैसे कम करेंगे? नॉर्मल सी बात है, प्रोसीजर को, जो आपका 2 देशों को क्रॉस करने में प्रोसीजर पहले लगता था, उसको आप इजी से इजी कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पहले अमेरिका जाना होता था तो पासपोर्ट, वीज़ा, या जितने भी जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था और जितनी भी प्रोसीजर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले 1 महीने में पूरे होते थे, आज 4 दिन में पूरे हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्रोसीजर उतना ही है, गवर्नमेंट पूरी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ ही काम कर रही है आज भी, लेकिन उस प्रोसीजर को सिंपल कर दिया गया है। क्यों? ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि यहाँ जाना तो लगभग नामुमकिन है,
और पहले होता भी था, आज से 30 साल पहले कोई पर्सन हमसे बोलता था मैं हम अमेरिका जा रहे हैं या किसी और देश में जा रहे हैं, तो हमें बहुत ताज्जुब होता था कि अमेरिका जा रहा है, खूब पैसा होगा, जान पहचान होगी तभी तो जा पा रहा है, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट इतना आसान नहीं बनना। और आज काफ़ी सिंपल प्रोसीजर हो चुका है, कोई आम आदमी भी इसको बनवा सकता है, कॉमन मैन भी, और चीज़ें आसान हो गई हैं। इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट इंकरेज करती है फॉरेन ट्रेड को, ठीक है, कि विदेश से व्यापार। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन का रोल ये है कि आज हम इजी ट्रेड कर पा रहे हैं, है ना, किसका, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जैसे कॉटन है, वीट है, राइस है, वो दूसरे देशों में जा रहा है और काफ़ी टाइम से जा रहा है, ऐसा नहीं आज ही, और उनका प्रोडक्ट भी हमारे देशों में आ रहा है। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन आपको इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदे तो हुए ही हैं और ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी बहुत हैं, है ना। मेन बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं अच्छे होते हैं, ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। कॉटन है या वीट है, राइस है, जो भी बाहर जा रहा है, स्पाइसेस जा रहे हैं, मसाले जा रहे हैं इंडिया के अमेरिका या किसी और देश में। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट, है ना, क्या करती है, वो डेवलप्ड होने है और, है ना, वो चाहती नहीं है कि दूसरे देश का प्रोडक्ट यहाँ पे इतना बिके, तो वो अपनी चीज़ों को सब्सिडाइज कर देती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से कोई एक कॉटन या कोई मसाला आता है जो इसकी रेट है 500 रुपीज़ पर केजी, वहाँ पे वो 500 रुपीज़ पर केजी बिकता है। कोई मसाला आता है, काली मिर्च जाती है, कोई भी चीज़ जाती है, जीरा मसाला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 500 रुपये किलो बिकता है, और वहाँ की गवर्नमेंट भी उसको 500 रुपये किलो में ही बेचती है अपने मसाले को। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें पता है कि इंडिया से आएगा तो वहाँ का बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, तो उसको क्या करती है, सब्सिडाइज कर देती है। वहाँ की चीज़ अब 400 रुपये किलो में ही बिक रही है। ये वहाँ की लोकल बता रहा हूँ मैं, है ना, जो अमेरिका में बनी हुई है, और ये इंडिया की। तो फॉर एग्जांपल, अब अगर 500 रुपये की चीज़ इंडिया की वहाँ बिक रही है और वहाँ की लोकल चीज़ 400 में मिल रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि रेट कम होगी तो पब्लिक लोकल चीज़ को ही खरीद लेगी, क्यों, ज़्यादा दाम देख के इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेगी। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो डेवलप्ड देशों को ज़्यादा मिला है और डेवलपिंग को कम मिला है। जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलप्ड हुए ही नहीं है, जिनकी शुरुआत भी नहीं हुई डेवलप्ड होने की, उन्हें ग्लोबलाइजेशन से मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो अभी कोशिश भी नहीं करते कि हम इतना बनाएं कि दूसरे देशों में बेचें। कोशिश तो कौन करेगा, या तो डेवलप्ड करेगा या डेवलपिंग नेशन करेगा कि हम दूसरे देशों में अपनी चीज़ को बेचें। डेवलप्ड देश आसानी से बेच देगा अपनी चीज़ को, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्लस वो प्राइस को कम कर देगा। डेवलपिंग नेशन नहीं कर पाएगा ऐसा। डेवलपिंग नेशन फॉर एग्जांपल, वही बात है कि यहाँ पे कोई चीज़ 500 की जा रही है, अब अगर इतने की ही बन रही है, अगर फार्मर इससे कम में बेचेगा तो लॉस हो रहा है, तो फार्मर उसे क्यों बेचेगा, फार्मर उसे 500 का बेचेगा, गवर्नमेंट वहाँ 500 का ही सेल करेगी, लेकिन वहाँ की लोकल चीज़ 400 में मिल रही है, तो आप वहाँ पे कंपटीशन सही नहीं पाओगे वहाँ का लोकल मार्केट का, है ना। तो एक स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा फार्मर को वहाँ की लोकल प्रोडक्ट से, जिससे कि चीज़ एक्सपोर्ट होने में पूरी तरह फेल हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी ड्यूटीज़ लगती हैं, इतना खर्चा होता है चीज़ को बाहर बेचने में, अगर वहाँ पे जाके वो बिकी नहीं तो सारी प्रोसीजर आपका फेल हो गया। तो एक ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदे हम सुनते हैं कि ठीक है, आज हमें दूसरे देशों की चीज़ें यूज़ करने को मिल रही हैं, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर मिल रहा है, पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब पूरा ग्लोबलाइजेशन का कमाल है कि आज कोटा जैसी सिटी में भी, दिल्ली बॉम्बे की बात अलग होती थी पहले, कोई आपकी कैपिटल सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं वो इंडिया की, ठीक है, लेकिन आज कोटा ऐसी सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में भी जो हैं, वहाँ पे भी इनके आउटलेट्स खुल गए हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन का कमाल है, क्योंकि इतना ईजी प्रोसीजर हो गया है कि अब मैकडॉनल्ड्स है, अगर मैकडॉनल्ड्स दिल्ली जयपुर से उनकी शुरुआत हुई है और पब्लिक कोटा से जाती है और देखती है यार इसका बर्गर तो अच्छा है, तो वो यूँ सोचते हैं कि हम कोटा में क्यों नहीं खोल सकते इसको, क्या है, क्योंकि हमें अगर उसको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम वहाँ भी खोलेंगे। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, इजी प्रोसीजर हो चुका है। लेकिन वहाँ का मैकडॉनल्ड्स तो यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ आज कोई जाके, यहाँ का कोई लोकल ब्रांड जाके वहाँ खुल जाएगा तो इतना चल नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान है जो कौन उठा रहा है, आप ध्यान रखेंगे, डेवलपिंग नेशन उठा रहे हैं, जो डेवलप होने की प्रोसीजर पे चल रहे हैं वो उठा रहे हैं ना, डेवलपिंग नेशन, इंडिया जैसे की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे। इसी के साथ चैप्टर पूरा एंड हो जाता है। ये पार्ट नंबर 11 पे, है ना, ये लास्ट चैप्टर था आपका, जो कि यूटी सेकंड में भी आ रहा है। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही जल्द आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।